साथियों जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके लिए ये जो यूथ कंपटीशन की सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट आपका जो 5512 पद हैं उसकी जो है परीक्षा अब आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। अभी योगी जी ने 12 विभागों के जो उनके प्रमुख हैं उनको तलब किया था, है ना। तो उनकी एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी परीक्षाएं हैं उनको सुचारू रूप से और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सरकार जल्द ही कोई एक कानून बनाने जा रही है। ठीक है, और अब जो एग्ज़ाम है पहले किसी भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह में हो जाते थे, तो अब वो केवल वित्त पोषित यानी जो एडेड स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, केवल उन्हीं में होंगे। ठीक है, हर जगह नहीं होंगे। आपका मेडिकल कॉलेज में भी होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होंगे। तो ये सब आपके अब तो ये जल्द ही कानून बनने वाला है और उसी के आधार पर अब आपकी परीक्षाएं जो है जल्द ही होगी। ठीक है, क्योंकि योगी सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। भाई आप लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में कमाल किया है उससे तो अब सरकार को भी समझ में आ गया कि केवल धर्म से हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते, उसके लिए कुछ कर्म भी करना पड़ेगा, है ना। कर्म की भी ज़रूरत है। ठीक है, केवल राशन से ही शासन नहीं होता है ना। केवल राशन से ही शासन नहीं होता है, उसके लिए आपको युवा हैं जो युवाओं को साधना होगा। और युवाओं का जो प्रमुख मुद्दा है वो आपका क्या होता है, रोजगार। ठीक, तो अब इस और सरकार ने अपने कदम रख दिए हैं। अब सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको 2024 से लेकर 2027 के बीच में दोस्त, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आप डटे रहिए, तैयारी करते रहिए और आने वाले इन 2 सालों में, ठीक है, क्यों 27 के पहले पहले आप अपनी एक जो है सरकारी नौकरी पक्की करिए। ठीक, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और हाँ, एक बात और, यदि चैनल पर दोस्त पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। आपके लाइक करने से, शेयर करने से जो है अपनी रीच बढ़ती है। तो ये आप लोगों से विशेष गुजारिश रहती है, आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है कि हिंदी परिज्ञान और लेखन का ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि देव्यागम का संधि विच्छेद होगा। देव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो मैंने संधि आपके लिए अच्छे से बताई हुई है, एक वीडियो भी बना के डाला है, आप चाहें तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी छोटी वीडियो, लेकिन आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देव्यागम यानी देव्यागम का जो विच्छेद होता है वो होता है आपका देवी प्लस आगम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, देवी प्लस इसका आगम होगा। और ये जो संधि है वो आपकी कौन सी है, यण संधि है। ठीक, इसमें आपकी यण संधि है, बताया था जहाँ पर आपका आधा अक्षर मिल जाए आपको तो वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि श्रुति सम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। मतलब भिन्न भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। ठीक, तो पहला कह रहे कि कुल और कूल, कुल और कूल। ठीक, तो कुल और कूल ये आपकी पहली है जो भिन्न अर्थों वाली है। ठीक है, ये कुल हो गया आपका खानदान, इस कुल का अर्थ होता है आपका क्या, खानदान। और कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका रात्रि हुआ, निशा एक ही चीज़ है, अभिलाषा इच्छा ये भी चीज़ है, किरण और रश्मि ये समानार्थी हैं। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। ठीक, तो अभय का अर्थ क्या होता है और उभय का अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक, तो उभय और अभय, तो अभय का होता है निर्भय, क्या होगा, निर्भय होगा। और उभय लिंगी यानी होता नहीं वो उभय लिंगी, मतलब जो दोनों में आता हो। उभय लिंगी यानी जो दोनों जगह। उभयलिंगी आपके कौन से जीव होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और
थल में भी रहते हैं, तो दोनों वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? ठीक है, तो लक्ष्य का क्या होता है आपका? लक्ष्य मीन्स एक तो होता है आपका निशाना, क्या होता है? निशाना, और दूसरा होता है उद्देश्य, टारगेट आपका, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्या होगा बताइए आप लोग। हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका ब्रह्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रह्मा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। पाटल का अर्थ है। पाटल का अर्थ क्या है? पाटल का अर्थ क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? पाटल का अर्थ होता है मेरे साथियों, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। गुलाब जो है वो आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। महात्मा शब्द का आपका सही विलोम क्या होता है? कह रहे कि दुष्ट होगा? नहीं होगा भाई, दुर्जन भी नहीं होगा, दुरात्मा होता है। महात्मा का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दुरात्मा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो है शब्दों के उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो शब्द के पहले लगे होते हैं। ठीक है, प्रत आपके पीछे, तो प्रत्याशा में आपका उपसर्ग क्या होगा? तो प्रत्याशा में होगा आपका प्रति प्लस आशा। हम इसका विच्छेद करेंगे तो प्रति हमारा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी का कैसा शब्द है? तो खिचड़ी जो पकाई गई है वो अपना कैसा है? ये देसी शब्द है, देशज। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इसमें से आपका कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कमर विदेशी हो गया, कमरा भी हो गया और कमेटी भी विदेशी हो गया। कान जो है ये हमारा कैसा है? कान विदेशी शब्द नहीं है। कान जो है वो कैसा है? ये तद्भव शब्द है। कान जो है वो कैसा है? तद्भव है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11वां क्वेश्चन है। द्रवहुषु दशरथ अजिर विहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अजिर, ठीक है, अजिर का अर्थ क्या होता है? तो अजिर का अर्थ होता है आपका, अजिर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए सी हो गया आपका। अजिर मीन्स आंगन। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, तो ये जो से विभक्ति है आपकी अलग होने के संदर्भ में होती है। कई बार आ गया है तो रटा रटाया है अपादान कारक में। तो साथियों राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 13वां देखते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं आप लोग, कमेंट करते चलें। ठीक है, साथ साथ आप भी अपना कमेंट करते चलें और चेक करते चलें कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है ना। क्योंकि आप जब तक खुद नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो आपको साथ साथ कमेंट में करते चलना है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसका जो एक शब्द होता है वो होता है अजात शत्रु। तो राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 देखते हैं। भूतकाल के भेद होते हैं आपके कितने होते हैं? भूतकाल के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइए आप लोग। तो भूतकाल के जो भेद होते हैं साथियों वो होते हैं हमारे कितने? 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और एक होता है हेतु हेतुमद भूत। 6 ये आपके भेद होते हैं। आई होप कि आप लोग इसको याद रखेंगे। 15वां देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। कह रहे कि इसमें आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है?
पुल्लिंग शब्द आपका इसमें कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं। रत्न जो है आपका पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है, नकल जो यहाँ पर हो गया, आपने नकल की, तो नकल शब्द जो है वो पुल्लिंग के रूप में नहीं है, यहाँ पर वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। नकल कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 देखते हैं। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, कह रहे हैं कि वाक्य में ऐसा क्या है? तो ऐसा आपका है, ठीक है, विशेषण तो है नहीं, ठीक, संज्ञा भी नहीं है और क्रिया विशेषण भी नहीं है, क्रिया की विशेषता बताने वाला भी नहीं है, ठीक। तो ये है आपका अव्यय। क्या है ये? अव्यय। अव्यय वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17वां देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कह रहे हैं कि कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने? 2 होते हैं, ठीक। सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18वां देखते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जलेबी में मिठास अधिक है, ठीक है, तो मिठास कह रहे हैं कि कौन सा आपका विशेषण है? मिठास अधिक है, रेखांकित, यानी मिठास का वो बताना है आपको विशेषण। तो मिठास का विशेषण क्या हो जाएगा? मिठास का विशेषण होगा आपका क्या? मिठास। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर विशेषण इसका बताना है, सॉरी, है ना। मिठास क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। ये इसका विशेषण बताना है कि कौन से विशेषण से ये भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। तो मीठा का होता है क्या? मिठास। मीठा जो विशेषण है उसकी भाववाचक संज्ञा बनती है क्या? मिठास। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए भाई 19वां देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है आपको। जिजीप्सा की जो है आपको सही वर्तनी यहाँ पर बतानी है। जिजीप्सा की सही वर्तनी बताना है, तो बताइए क्या होगी? जिजीप्सा की जो सही वर्तनी है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है? ठीक, तो संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन आपके इनमें से कौन से हैं? ठीक, तो संघर्षी व्यंजन आपके हैं शा, शा, शा और हा। ये जो व्यंजन हैं आपके संघर्षी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम था। कह रहे हैं कि जो नागार्जुन हैं, ठीक है, ये क्या हैं? लेखक हैं। इनका कह रहे हैं कि वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था मेरे दोस्तों क्या? वैद्यनाथ मिश्र। करेक्ट आंसर क्या हो गया साथी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब है आपका कि खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई, चल गई। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई और चल गई। तो सासी से, ठीक है, सासी से आपको जहाँ पर भी मिल जाए, ठीक है, ये सासी से जो कि उपमा में आपका समानता प्रकट करने, तुलना प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका होता है उपमा अलंकार। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27वां देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है? हास्य ही होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। श्रृंगार का आपका होता है रति, ठीक, श्रृंगार का आपका होता है रति, ठीक है। और रौद्र रस जो है वो आपका, सॉरी, रौद्र है वो क्रोध का होता है,
ठीक, मतलब क्रोध जो है स्थायी भाव होता है वो रौद्र रस का होता है, रौद्र रस का होता है आपका क्रोध। और विभत्स जो होता है आपका किसका, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है आपका विभत्स का। ठीक है, ये तो रस है, ये रस है, ये रस है ना, ये रस है। और आपका ये स्थायी भाव है, रति जो है आपका स्थायी भाव है, और हास भी है आपका ये स्थायी भाव है। चलिए 28वां है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य आपका यहाँ पर मिश्र वाक्य है। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्यों को, देखते हैं। कह रहे कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये सरल वाक्य हो गया। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी मिश्र नहीं है। वह पुस्तक राम की थी, ये भी नहीं है। जब सवेरा हुआ तब तुम लोग बाहर आए, डी जो यहाँ पर है मेरे दोस्तों ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। डी हमारा यहाँ पर मिश्र वाक्य है। चलिए 29 देखते हैं। ऋण मुक्त में कौन सा समास है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है। ठीक, तो ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, यानी अलग हो रहे हैं, किसी चीज़ से अलग होने के संदर्भ में आपकी से आ रहा है जो, तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष। करेक्ट आंसर क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। 30वां देखते हैं 30 क्वेश्चन, जो कि हिंदी का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहे हैं जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है हमारा अभूतपूर्व। ठीक है, कहते नहीं है कि अभूतपूर्व उपलब्धि है आपकी, इस तरीके का पहले किसी ने इस तरीके की उपलब्धि अर्जित नहीं की है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं रही है और आप पहली बार उसको अचीव कर रहे हैं, तो ये उपलब्धि जो है आपके लिए अभूतपूर्व हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपसे पूर्व पहले किसी ने ये कारनामा नहीं किया है। समझ रहे हैं आप, तो उसके लिए जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना, उसके लिए आपका हो जाता है अभूतपूर्व। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सामान्य जानकारी, जीएस का जो है पोर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। प्राचीन भारत में आपका महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो ये था हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल में है एक आपका ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ताम्रलिप्ति, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल का एक मिदनापुर ज़िले में है एक जगह, वो आपका एक प्राचीन बंदरगाह था। चलिए भाई, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो खिज्र खां ने किया था आपका सैयद वंश का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये चौथा वंश था, सैयद वंश, तो जिसकी स्थापना की थी आपकी खिज्र खां ने। 48 देखते हैं। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानुआ या खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मेरे साथियों कब, 16 मार्च 1957 को। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, ठीक है, राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच, खानवा का युद्ध यानी राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर 49 देखते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की जो है वो लंबाई कह रहे हैं कि कितनी है। ठीक, तो इसके आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है, ठीक है, सीमा रेखा है, उस रेखा को क्या कहा जाता है, तो ये है आपकी डूरंड रेखा। ठीक है, क्या है, डूरंड रेखा। ठीक, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये आपकी डूरंड रेखा स्थापित की गई है और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 106 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो गया, डी जो है मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 106 किलोमीटर है भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई, जिसको हम लोग डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। 50वां देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। हुंडरू जलप्रपात कह रहे हैं कि इस निम्न में से
किस नदी के किनारे है? तो हुंडरू जलप्रपात है आपका किसके किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक है। और ये जो जलप्रपात है आपका झारखंड में, ठीक, झारखंड में रांची जो शहर है आपका, ठीक है, रांची जिला है, ये रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर आपका स्थित है। चलिए भाई 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी इनमें से आपकी कौन सी है? ठीक, तो प्रायद्वीपीय नदी हमारी है यहाँ पर कौन सी? नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो आपकी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है और ये मध्य प्रदेश के एमपी के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 है कि मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो उस भार को हम लोग कह सकते हैं उसकी क्या, कौन सी क्षमता होगी? वो धारिता क्षमता होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारिता क्षमता। चलिए 53, भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है ना। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है और ये जो है इसके अंतर्गत हैं आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन। यह संविधान का भाग नहीं है, ये तो गलत हो गया। ये इसे 1972 में संविधान में एक संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया, नहीं, शुरू से ही है। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, किया जा सकता है। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, ये जो है आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई 55वां देखते हैं, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? मोरारजी देसाई कह रहे हैं कि उनका जो कार्यकाल है उप प्रधानमंत्री का वो कौन सा है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई आपके 1967 से 1969 तक आपके क्या रहे? उप प्रधानमंत्री, है ना। और इसके अलावा ये उप प्रधानमंत्री के बाद फिर आपकी ये प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं कब? 1977 में, और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर जो है उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा इनका 1967 से 1969 तक। 56, PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 57 देखते हैं, किस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? कौन से आयोग की सिफारिश पर कह रहे हैं कि हरियाणा राज्य की जो है वो हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो गया साथियों यहाँ पर हमारा सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति, ठीक है, इनकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य का जो है गठन किया गया था आपका 1 नवंबर 1966 को। कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया? ठीक है,
भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? मौर्य वंश से कह रहे कि क्या नहीं अपनाया गया था? कह रहे पहली जो है हमारा सत्यमेव जयते, ये है हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया था इसको, है ना। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया था, बाकी ये सब आपके मौर्य वंश से अपनाए गए थे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई 59 मांग वक्र, ठीक है। मांग वक्र या डिमांड कर्व जो होता है किसके अधीन अनियत होता है? मांग वक्र आपका किसके अधीन अनियत होता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका कौन सा होगा साथियों? अल्पाधिकार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अल्पाधिकार के अधीन ये मांग वक्र जो है वो अनियत होता है, ठीक है। चलिए 60 देखते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है क्या? मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 61 अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? नाटो का 31वां सदस्य अप्रैल में किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका फिनलैंड को। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, उनका नाम है आलिया मीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आलिया मीर, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है? मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला आपका कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है आपका कौन सा? राजस्थान, ठीक है। वर्तमान में यहाँ की जो मजदूरी है वो आपकी 255 है, इससे पहले हुआ करती थी 231, ठीक है। 231 जो है यहाँ की पहली थी और अब इन्होंने वहाँ पर कर दी आपकी कितनी? 255। उत्तर प्रदेश की बताऊँ तो 230 थी पहले और 237 की है, इनमें मात्र 7 रुपये की वृद्धि हुई है यहाँ, ठीक है। एक दिन की आपकी जो है प्रतिदिन की मजदूरी पहले 237 थी पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस वर्ष में है आपकी पहले 230 थी, अब है 237। 7 रुपये की वृद्धि है मात्र, अल्प वृद्धि कहेंगे जिसको। चलिए 64 हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो ये की गई है आपकी शुक्र ग्रह पर। कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 65 देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में से किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है? विश्व में सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उनमें दिल्ली का नाम है आपका कौन से स्थान पर? चौथे स्थान, ठीक है। सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर है, समझ जाइए आप, ठीक है। और सबसे प्रदूषित शहर जो है वो आपका पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित जो कि पहले स्थान पर है, पाकिस्तान का लाहौर, ठीक। सबसे अधिक दूषित जो है शहर में उनमें आपका है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे पे है आपका चाइना का एक शहर है जिसका नाम है आपका होतान, ठीक है। और तीसरे पे आपका भारत का ही है एक और शहर जिसका नाम है भिवाड़ी, है ना। भिवाड़ी जो है आपका तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर आपकी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भी ये आपकी सर्वाधिक दूषित शहर हो गया, ठीक है। चलिए, और राजधानी के तौर पर देखी जाए तो ये विश्व में दूसरी सबसे दूषित राजधानी है। तो ये आपका यहाँ से फिर हो रहा है कंप्यूटर का शुरू, ठीक है। जीएस का पोर्शन आपका फिनिश होता है वहाँ पर, ये आपका कंप्यूटर का है। चलिए पढ़ते हैं, फटाफट करेंगे इसको, मात्र 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। द साइज ऑफ अ वर्ड इन कंप्यूटर
मतलब कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, ठीक है। क्या होता है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार, ठीक। तो कंप्यूटर में शब्द का आकार होता है जो वो होता है एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। 67 द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज नॉन एज। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस रूप में जाना जाता है इसको। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को हम जानते हैं क्लॉक स्पीड, ठीक है। इसको क्लॉक स्पीड के रूप में जानते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एआई कंप्यूटिंग फोकस ऑन एंड कन्वेंशनल कंप्यूटिंग फोकस ऑन एंड एआई कह रहे हैं कि एआई कंप्यूटर डॉट डॉट पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटर जो है वो डॉट डॉट पर ध्यान करता है। तो एआई और पारंपरिक कंप्यूटर की जो है यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है उसमें उनको आपको बताना है। तो एआई जो कंप्यूटर है वो आपका किस पर, नॉलेज पर है, ठीक है, नॉलेज पर, और डेटा और इन्फॉर्मेशन पर आपका पारंपरिक कंप्यूटर, ठीक है। पारंपरिक कंप्यूटर आपका डेटा और उसकी इन्फॉर्मेशन पर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 69 एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एनएलपी के संबंध में आपका कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। एनएलपी का जो अर्थ होगा वो आपका क्या होगा, इसका अर्थ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया कि एनएलपी जो है वो प्रिडिक्टेबल है, यानी प्रत्याशित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत बड़े डेटा सेट को जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। अत्यंत बड़े डेटा को जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं आपकी ये बिग डेटा या विशाल डेटा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं। वाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के आपके प्रवर्तक हैं। तो ये आपका क्लाउड सैनन कहलाता है। करेक्ट आंसर हो गया क्लाउड सैनन, ठीक है। क्लाउड सैनन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर। एसएसडी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो है आपकी हार्ड डिस्क लगी होती थी, अब किसका चलन हो गया है, अब आपका एसएसडी का चलन हो गया है और ये उससे थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। स्पीड आपकी इससे एसएसडी लगी होती है तो आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो एसएसडी का जो अर्थ होता है वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 73 देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MOEMS, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ MOEMS, इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स, ठीक है। क्या हो गया साथियों, बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेनू आइटम इन MS वर्ड 2016। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है। 2016 वाले में कह रहे कि कौन सा एक आइटम नहीं है। तो व्यू होता है, मेलिंग्स होता है, होम होता है, डेटा इसमें ये नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 75 देखते हैं। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है, ठीक है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ, तो ये आपकी जो भरी जाती है इसको हम लोग कहते हैं ऑटोफिल, मतलब अपने आप भरी जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, ऑटोफिल कहलाती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 76 निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है। सेंस सेरिफ इनमें से कौन सा आपका फॉन्ट है।
तो सेंस सेरिफ हो गया आपका एरियल। करेक्ट आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंस सेरिफ फॉन्ट है आपका एरियल। चलिए 77 देखते हैं। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है, तो व्यू, विंडो और स्प्लिट। ठीक है, व्यू, विंडो और स्प्लिट, इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। ठीक, चलिए 78। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? आप BCC आपका क्या दर्शाता है ईमेल भेजते समय? ठीक, तो BCC है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डी जो है मेरे साथियों करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरैक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? तो ये है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का। निम्नलिखित कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं भाई कथनों को। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, गलत हो गया ये दो। कंप्यूटर स्वयं जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, अपन को देना पड़ता है कमांड। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, नहीं भाई, दोनों चीज़ों का समावेश है इसमें। फिर है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, डी जो यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अब है आपका यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो आपको कतई नहीं जो छोड़ के जाना है, अंत तक बने रहना है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। थोड़ा आज लॉन्ग हो गया लेकिन अपन हाँ टाइम पे निपटा लेंगे। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो कानपुर में जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 5 सबसे बड़े नगर आपके कौन से हैं? तो ये आपका कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खाली स्थान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो कन्या सुमंगला योजना की जो है शुरुआत की गई थी किस चीज़ के लिए? ठीक, ये इसमें आपका लड़की के जन्म होने से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक के लिए कुछ आपको सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जाती है। ठीक है, तो इस योजना के तहत तो इस योजना की शुरुआत की गई थी आपकी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए। ठीक है, एक तो स्वास्थ्य के लिए दी जाती टीका वीकाकरण, इसके बाद जब वो पहली क्लास में आती तब दी जाती है, 6th में दी जाती है और 9th में जब उसका एडमिशन होता है तब उसके लिए कुछ सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जाती है। 84 है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 85। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आपके, तो ये थे आपके कमलापति त्रिपाठी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था आपका 1973 में। कब हुआ था? 1973 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक, चलिए 86वां है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आपका कहाँ पर? आगरा में। राइट आंसर हो गया क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका
करेक्ट हो जाता है। 87, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? वाराणसी जिले में आपकी कौन सी नहीं पाई जाती है? सहरिया जो जनजाति है, ठीक है, सहरिया जनजाति जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर में, ठीक, जहाँ पर इनका लोकल नेम जो है उसको राउत भी कहते हैं, राउत, ठीक। चलिए 88, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है प्रकाशित होती है। कल्याण जो पत्रिका है काफ़ी फेमस है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से, ठीक है। तो सी जो है आपका विकल्प मेरे दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए 89 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है? तो जल विहार का मेला जो है बुंदेलखंड में सही है। बटेश्वर का मेला आपका पश्चिमांचल, ठीक है, बटेश्वर आपका पशु मेला है ये आगरा का। वलदीप छठ का मेला पूर्वांचल, ठीक। तो वलदीप छठ का जो मेला है वो आपका फरीदाबाद, हरियाणा में आता है ना, फरीदाबाद, ये यहाँ लगता है आपका। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका मैच जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए 90वां क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ, कुशीनगर में क्या था? गौतम बुद्ध की जीवन की यहाँ पर कौन सी घटना है? तो कुशीनगर में उन्हें यहाँ पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पर? ये यहाँ पर मतलब उनका परिनिर्वाण, यहाँ पर वो यहाँ मर गए थे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 91 देखते हैं, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? भारत का एथेंस काशी को कहा था, तो कौन से फ्रांसीसी यात्री ने कहा था? करेक्ट आंसर है विकल्प आपका जो डी दिया गया है, वर्नियर। राइट आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर ने काशी को, ठीक है, काशी यानी जो बनारस है आपका, वाराणसी वर्तमान में जिसका नाम है, उसको भारत का एथेंस कहा था, ठीक है। चलिए 92, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेंगे, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो केवल यहाँ पर जो करेक्ट है कि इस पर जो लैंड हुई थी वो पहली उड़ान थी आपकी, पहली श्रीलंकाई एयरलाइंस थी, केवल ए जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए 93 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आपके कह रहे हैं कि कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार आपके कहाँ पाए जाते हैं? कोयले के भंडार पाए जाते हैं आपके ये उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में। सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 94, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज जो है साथियों वो करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए 95 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये आपकी सर्विस जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 96, UPSIDC का मुख्यालय है। UPSIDC का मुख्यालय है, कह रहे कहाँ पर है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम करके है, इसका जो मुख्यालय है आपका कानपुर में है, ठीक है। चलिए 97, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो प्रयागराज में जो आपका अल्फ्रेड पार्क है, ठीक है, उसका पुनः नामकरण किया गया है किस नाम से?
तो अब इसका नाम रख दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, क्योंकि इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जो है अंतिम सांसें यहाँ पर लड़ते हुए अपने आप को उन्होंने गोली मार ली थी, है ना। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है आपकी, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका रिहंद परियोजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है रिहंद परियोजना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 99। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, ब्रेड बास्केट आपके किन राज्यों को कहा जाता है, ठीक। तो ब्रेड बास्केट यानी कि सर्वाधिक जो है आपका गेहूं का उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में, इनको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है आपका, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है। प्रमुखतम तिलहनी फसल आपकी यूपी में कौन सी है, कौन सी है, आखिरी का तो आप लोग कमेंट कर ही दीजिए, ठीक है। तो प्रमुख जो तिलहनी फसल है आपकी वो है राई और सरसों, ठीक है साथियों। तो ये आपका जो है सेट यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा है तो दोस्त लाइक शेयर ज़रूर करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और नए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।